अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको वॉइस विरसा के अंदर बहुत बहुत खुशामदीद। मेरा नाम है अहमद और इस प्रोग्राम के अंदर हम जाते हैं मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर, मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान की सकाफ़त से मुंसलिक मुख्तलिफ बातों और कहानियों के बारे में। और हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम उन कहानियों को एहसन तरीके से आप तक पहुंचा सकें, एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर, एक ऐसी तर्ज के अंदर कि जिसके ज़रिए से तारीख़ और सकाफ़त की अंडरस्टैंडिंग लेना थोड़ा सा आसान हो सके। और आज की इस एपिसोड का मकसद है डिस्कस करना थिएटर की तारीख़ को। थिएटर आखिर है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे करते पाकिस्तान तक पहुँचा और पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या तारीख़ रही है। और इस एपिसोड के अंदर हम इसी चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे थ्रू आउट हिस्ट्री। और मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती लाहौर के अंदर थिएटर को डिस्कस करने की, जिस जगह पे हम इस टाइम खड़े हैं। मैं इस टाइम खड़ा हूँ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, जो कि एक तरीके से लाहौर की थिएटर की ज़िंदगी की एक रूह है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर थिएटर की तारीख़ क्या रही है, कहाँ से पाकिस्तान के अंदर पहुँची। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। अगर हम थिएटर की तारीख़ के बारे में बात कर लें और इस चीज़ के बारे में बात करें कि थिएटर का आगाज़ कहाँ से हुआ, थिएटर जो लफ्ज़ है इसका मंबा क्या है और जो ये आर्ट फॉर्म है इसका आगाज़ किस तरीके से हुआ, किस फॉर्म से हुआ और कैसे ये इवॉल्व होता रहा ओवर द सेंचुरीज़। तो सबसे पहले आई थिंक हमें ये जानना पड़ेगा कि थिएटर जो लफ्ज़ है या जो थिएटर जिसे हम कहते हैं, जिस फॉर्म ऑफ आर्ट को और जिस फॉर्मेट में हम इसे आजकल फॉलो करते हैं, उसके आगाज़ पे हमें जाना पड़ेगा। तो थिएटर की जो टर्म है सबसे पहले वो निकलती है यूनान के अंदर, कदीम यूनान के अंदर और कदीम यूनानी तहज़ीब के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना इस चीज़ से कि थिएटर एज एन आर्ट फॉर्म जो है वो यूनान से निकल रहा है। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस है हिस्टोरियंस के थिएटर की आर्ट फॉर्म की डेवलपमेंट के हवाले से और थिएटर की आर्ट फॉर्म के ओरिजिन्स के हवाले से। तो ज़्यादातर जो दो थ्योरीज हैं मौजूद दुनिया के अंदर, वो ये है कि या तो थिएटर जो है वो इस लिए बनाया गया था कि जो मुख्तलिफ रिलीजियस या कल्चरल रिचुअल्स होते थे पुराने ज़माने के अंदर, ख़ास तौर पे कदीम यूनान के अंदर, उनको जो है पूरा करने के लिए या उनको अकम्पनी करने के लिए जो है वो थिएटर को ईजाद किया गया था। और मुख्तलिफ जो चीज़ें हुआ करती थी, रिचुअल्स हुआ करते थे उनके मंदिरों के अंदर या उनकी इबादत गाहों के अंदर या उनके नेशनल फेस्टिवल्स के अंदर जो रिचुअल्स अडॉप्ट किए जाते थे, उनको सपोर्ट करने के लिए साथ में थिएट्रिकल एक जो है वो शो पुटअप किया जाता था। और एक जो थिएटर का एक प्रोग्राम होता है, ड्रामा जिसे हम आम लफ्ज़ में कहते हैं, उसको साथ में अरेंज किया जाता था ताकि जो है वो उनके रिचुअल्स जो हैं वो इम्पैक्ट ज़्यादा है उनके अंदर। तो एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी ये कहती है, और जो तकरीबन पॉइंट ऑफ व्यू एरिस्टोटल या अरस्तू का भी है, वो ये है कि थिएटर जो है वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे सामने आ रहा था कदीम यूनान के अंदर, और उसका जो है ताल्लुक इस चीज़ से नहीं था कि ये एक रिलीजियस रिचुअल था और सिर्फ साथ में जो है वो मजहबी रसूमात को सपोर्ट करने के लिए इसको इजाद किया गया था, बल्कि ये एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे सामने आया था। हाँ, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ज़रूर थे जो कि रिलीजियस एक्सप्रेशन के या मजहबी रसूमात के इसके अंदर आए हुए थे। और स्पेशली जो ग्रीक थिएटर का जो शुरुआती कुछ वक्त था, शुरुआती दौर था, उसके अंदर ज़्यादातर जो मौज़ूआत भी ग्रीक थिएटर के अंदर फॉलो किए जाते थे वो ज़्यादातर ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड होते थे, और जो ग्रीक कैरेक्टर्स थे, ग्रीक रिलीजियस कैरेक्टर्स या ग्रीक गॉड्स जो थे, उनके ऊपर बेस किया जाता था स्टोरीज़ को। तो यहाँ तक तो ठीक है ये बात, लेकिन ये कहना कि जस्ट एज अ सपोर्टिंग टूल फॉर रिलीजियस रिचुअल्स थिएटर इजाद नहीं हुआ था, तो ये एक दूसरी थ्योरी है। तो ये दो डिफरेंट थ्योरीज हैं जिसके अंदर जो है रहकर हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि थिएटर का जो थिएटर की इजाद है या थिएटर जिस तरीके से उभर के सामने आया वो क्यों आया, उसकी क्या वजह थी। तो ये दो थ्योरीज हैं, आप इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी आगाज़ का पॉइंट रहा हो, जो एंड प्रोडक्ट है, वो एक नहायत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म है जो आज तक
दुनिया के अंदर जो है वो जारी और सारी है, और बहुत ही ज़्यादा एक एंटरटेनिंग फॉर्म है एंटरटेनमेंट की, फ़नून लतीफ़ा की, और पूरी दुनिया के अंदर पसंद की जाती है बशमूल पाकिस्तान। अगर हम थिएटर की तारीख़ जो है और उसकी अर्ली डेवलपमेंट जो है एज एन आर्ट फॉर्म, उसके ऊपर ही अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो हमें यूनान के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यूनान के अंदर ही जो है वो सबसे ज़्यादा एक डेवलप्ड फॉर्म ऑफ थिएटर जो है, जो कि वेल एक्सेप्टेड भी है दुनिया भर के अंदर, वो जो है यूनान के अंदर ही बन रही थी। तो यूनान के अंदर अगर हम देखें कि थिएटर का आगाज़ किस टाइम पीरियड पे होता है, तो वो तकरीबन आप समझ लीजिए 5वीं से 6ठी सेंचुरी BCE, या अर्लीस्ट भी अगर कहीं पे जाएं हम तो तकरीबन 7वीं सदी BCE तक ये तारीख जाती है थिएटर की डेवलपमेंट की यूनान के अंदर। और यूनान के अंदर थिएटर को एक बड़ी ही जो है वो इम्पॉर्टेंट जगह हासिल थी, और बड़ा ही यूनिक स्टेटस था यूनान के अंदर थिएटर का। अगर हम उसके ऊपर गौर करें कि किस तरीके से सोसाइटी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन गया था थिएटर, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि थिएटर यूनान के किस हिस्से के अंदर शुरू हुआ था। तो जिस हिस्से के अंदर थिएटर का आगाज़ हुआ वो है एथेंस, और एथेंस जो है कदीम यूनानी तहजीब का क्रेडल है। यही वो पौधा है जहाँ से एक तनावर दरख्त बन के यूनानी तहजीब जो है वो निकली थी, और इसी शहर के अंदर जो है वो थिएटर का भी आगाज़ होता है एज एन आर्ट फॉर्म। और इस दौर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ थीम्स जो है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती थी, मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है वो ये यूज़ किया जाता था ये आर्ट फॉर्म। इसके अंदर जो है वो डांसेस हुआ करते थे, इसके अंदर सैटायर हुआ करता था, इसके अंदर ड्रामा हुआ करता था, इसके अंदर जो है वो म्यूज़िकल एक्सप्रेशन हुआ करते थे, और हर किस्म की जो भी चीज़ आप आज के करंट थिएटर के साथ एसोसिएट करते हैं वो उस ज़माने के एथेनियन थिएटर के साथ भी आप एसोसिएट कर सकते हैं। और एथेंस की एक और बहुत मशहूर जो देन है दुनिया को, वो थिएटर के अलावा डेमोक्रेसी भी है या जमहूरियत का निज़ाम है, और ये दोनों चीज़ें ही जो है दुनिया एथेंस से लेती है। और एथेंस इन रिज़ल्ट पूरी जो है वो यूनानी तहज़ीब का मरकज़ था, तो आप उसे इन एक्सटेंशन यूनानी तहज़ीब भी कह सकते हैं कि दुनिया ये दोनों चीज़ें यूनानी तहज़ीब से लेती है। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर हम एथेंस की बात करें तो एथेंस के अंदर जमहूरियत उतनी ही इम्पॉर्टेंट थी जितना कि थिएटर था, और दोनों जो है वो साथ साथ ग्रो किए हैं। जब यूनानी थिएटर के अंदर परफॉर्मर्स परफॉर्म करते थे तो वहाँ के लोग जो है वो अपनी आरा से आगाह करते थे कि उन्हें पसंद आया शो कि नहीं आया, और वो अपनी आवाज़ों से किसी को सपोर्ट करते थे या किसी को बू करते थे अगर उन्हें नहीं पसंद आती थी कोई चीज़। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविक प्रैक्टिस थी इस थिएटर के शोज़ के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन करना, और ना सिर्फ एलीट लोग या अमीर लोग जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे, बल्कि सोसाइटी के हर फैक्शन से जो है वो लोग इस एक्टिविटी के अंदर शामिल होते थे। तो एक तरीके से हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि जो थिएटर का आगाज़ है वो प्योरली एज एन आर्ट फॉर्म या प्योरली एज एंटरटेनमेंट नहीं हुआ था, बल्कि इसके कुछ और भी मकासद थे। अगर हम इसको रिलीजियस ओरिजिन्स या रिलीजियस रिचुअल्स वाले ओरिजिन से अलग भी कर दें, तब भी जो है एक बहुत गहरा मतलब थिएटर का और एक बहुत गहरा मानी जो था वो थिएटर का जमहूरियत के साथ और आम आवाम के साथ भी था। अगर हम यूनानी थिएटर की बात को ही थोड़ा आगे लेके बढ़ें तो हमें पता लगेगा कि यूनानी थिएटर की दो मेन जॉनरास थे, या दो मेजर जो है वो इसकी इसनाफ थी थिएटर की, जो कि यूनानी दौर के अंदर किया जा रहा था। एक थी ट्रेजेडी और दूसरी थी कॉमेडी, जो कि आज भी थिएटर के अंदर दो मेजर कैटेगरीज इन्हीं दो जॉनरास को समझा जाता है, और बाकी जितने भी जॉनरास हैं वो इन्हीं की आगे एक्सटेंशंस हैं। कुछ लोग जो है वो ड्रामा को भी तीसरी कैटेगरी के तौर पे पेश करते हैं कदीमी यूनान के अंदर, लेकिन एसेंशली जो है वो ट्रेजेडी और कॉमेडी ही दो मेन कैटेगरीज थी थिएटर की। अगर हम बात कर लें कि सीरियस या जो ट्रेजेडी वाला थिएटर था उसकी क्या अर्लीस्ट फॉर्म थी, तो सबसे जो अर्लीस्ट फॉर्म थी यूनान के अंदर इस किस्म के थिएटर की वो एक डांस ट्रेजेडी, या जो माइम के थ्रू जो एक्शंस होते हैं, जो जिसमें डायलॉग्स इतने ज़्यादा नहीं होते या जिसमें सिर्फ एक्शन बेस्ड जो है वो काम हो रहा होता है, तो इस तरह के प्लेस जो है वो इनिशियली आना शुरू हुए थे। और जो ग्रीक ट्रेजेडी है ये तकरीबन 6th सेंचुरी BCE के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हुई थी एज एन आर्ट फॉर्म एथेंस के अंदर, और वहाँ पे जो है इसके मुख्तलिफ प्लेस निकलना शुरू हुए थे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ज़्यादातर 5वीं सदी कबल मसीह तक भी जो है वो इनके मेजर जो फोकस था इनका वो मिथोलॉजी के कैरेक्टर्स ही थे। यहाँ पे इस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है कि मिथोलॉजी के कैरेक्टर्स या मिथोलॉजी की स्टोरीज़ तो इन्वॉल्व थी, लेकिन
यूनानी थिएटर जो था वो रिलीजियस रिचुअल्स या जो मजहबी रसूमात थी उनके साथ इतना ज़्यादा जो है वो लिंक्ड नहीं था। लिंक्ड था ज़रूर, लेकिन सिर्फ उस तक महदूद नहीं था जितना बड़ा लिंक आमतौर पे जो है वो बताया जाता है कि जी वो वहीं से ही ओरिजिनेट हो रहा था। वहाँ से ओरिजिनेट नहीं हो रहा था, उसका एक सबसेट आप उसे कह सकते हैं कि रिलीजियस रिचुअल्स जो थे वो भी थिएटर की किसी न किसी किस्म के अंदर एडजस्ट हो रहे थे, या थिएटर की किसी न किसी एक्शन के अंदर जो है वो रिलीजियस रिचुअल्स को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता था, या फिर जो है वो रिलीजियस रिचुअल्स के अंदर थिएटर को इनकॉर्पोरेट किया जाता था। लेकिन थिएटर सिर्फ यही नहीं था। और अगर हम बात कर लें कि सबसे पहली जो हमें एक्सेप्शन नज़र आती है वो कहाँ पे नज़र आती है, वो तो तकरीबन 480 कबल मसीह के अंदर हमें इसकी पहली एक्सेप्शन नज़र आती है, जो कि है एक प्ले था थिएटर का एक कदीम यूनानी जिसको द पर्शियंस कहा जाता है। और ये बेसिकली पर्शियंस की स्टोरी के ऊपर है, क्योंकि ग्रीक्स और पर्शियंस की आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी बैक इन द डे। तो जो पर्शियंस के पर्सपेक्टिव से बनाया गया था कि पर्शियंस ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्हें पता लगा कि जो है वो ग्रीक्स ने उनके ऊपर फतह पा ली है। तो ये प्ले जो है ये लिखा था ईस्कलस ने, और ईस्कलस जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है ग्रीक थिएटर का, ग्रीक ड्रामा का। तो ईस्कलस ने प्ले 480 कबल मसीह के अंदर लिखा था, और ये पहली ब्रेक थी जो मिथोलॉजी से हमें नज़र आती है मोर सेकुलर या मज़ीद जो एक्सपेंसिव टॉपिक की लिस्ट के ऊपर जो है हमें यहाँ पे पहला ब्रेक नज़र आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने के ज़्यादातर जो ट्रैजिक प्लेज़ हैं वो आज सर्वाइव नहीं कर रहे हैं आज के दौर में। 6ठी सदी कबल मसीह के जो प्लेज़ हैं वो तो तकरीबन कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुके हैं। लेकिन 5वीं सदी कबल मसीह के हज़ारों प्लेज़ के अंदर से तकरीबन 32 प्लेज़ ऐसे हैं जो आज भी सर्वाइव करते हैं, और हमें उनके बारे में पता है, उनकी स्टोरी के बारे में, उनके स्क्रिप्ट के बारे में पता है। तो ये तो बात हो गई ट्रेजेडी की। इसी तरीके से जो है वो कदीम यूनानी थिएटर के अंदर कॉमेडी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, और कॉमेडी का जो थिएटर था उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाता था। अगर हम ग्रीक थिएटर में कॉमेडी की डेफिनेशन को देख लें एक तरीके से, तो वो जो है ये डेफिनेशन बनती है कि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा प्ले, कोई भी ऐसा खेल जिसके अंदर किसी किस्म का जो है वो कुछ रूटीन से हटके, कुछ अगली, कुछ बदसूरत या कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि रूटीन से हटके हो और लोगों को हंसने पे मजबूर करे। तो ये थी एक डेफिनेशन कदीम यूनानी थिएटर के अंदर कॉमेडी की। और अगर हम कॉमेडी की बात कर लें कि कॉमेडी की आगे किस्में कितनी थी, तो तकरीबन 3 मुख्तलिफ किस्में थी कदीम यूनानी थिएटर के अंदर कॉमेडी जॉनरा की। तो अगर हम 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की बात कर लें ग्रीक कॉमेडी की, तो उसके अंदर 3 कैटेगराइजेशंस हैं: ओल्ड कॉमेडी, मिडल कॉमेडी और न्यू कॉमेडी। ओल्ड कॉमेडी जो है उसके तकरीबन हमारे पास आज के दौर में 11 प्लेज़ जो हैं वो प्रिजर्व्ड हैं, और उन्हीं 11 प्लेस के ऊपर जो है बेस करके एक टाइम पीरियड के लिहाज से ये क्लासिफिकेशन बनाई गई है। मिडल कॉमेडी जो है वो प्राइमरीली लॉस्ट हो चुकी है, वो अब उसके प्लेस जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बहुत कम फ्रैगमेंट्स के अंदर जो है वो मिडल कॉमेडी के कुछ एक्सेप्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर हम बात कर लें न्यू कॉमेडी की, तो वो ज़्यादातर जो है हम उसको जानते हैं, एक बहुत मशहूर नाम है ग्रीक थिएटर का, ग्रीक थिएटर के राइटर का, जिनका नाम है मिनांडर। और मिनांडर के जो प्लेस हैं वो इस कैटेगरी के अंदर, इस जॉनरा के अंदर फॉल करते हैं, जो कि न्यू कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। और ये ज़्यादातर जो है वो पपायरस स्क्रॉल्स, वो जो गोल गोल किताबें आपने अक्सर पुराने मूवीज़ के अंदर या पुराने शोज़ के अंदर देखी होंगी, जो एक सिंगल कागज़, एक वो गोल सी बार के ऊपर जो है वो लिपटा होता है। तो वो ज़्यादातर प्लेस जो है वो उसके ऊपर लिखे हुए पाए गए थे, और वहाँ से जो है वो फिर प्रिजर्व किए गए, और आज तक जो है वो आर्ट और थिएटर के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल। अब अगर हम थिएटर की तारीख के एक अगले फेज़ के अंदर आ जाएं, तो ये फेज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना कि ग्रीक फेज़ इंपॉर्टेंट था थिएटर की तारीख के आगाज़ के लिए और थिएटर की इब्तदाई एक शक्ल की फॉर्मेशन के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट ये फेज़ भी है, और ये फेज़ है रोमन फेज़। रोमन फेज़ जो थिएटर का है वो तकरीबन शुरू होता है 4ठी सदी कबल मसीह के अंदर, और ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर कहा जाता है कि रोमन्स जो है वो सही मानों में थिएटर के साथ इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि ग्रीक्स ने बनाया था। और ग्रीक्स के इलाकों पे जब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोमन्स फैलते जा रहे थे या उनका इंटरेक्शन हो रहा था मुख्तलिफ सेटिंग्स के अंदर, तो रोमन्स ने भी जो है
वो थिएटर की आर्ट को अपना लिया। कुछ लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट है कि रोमन्स इससे पहले भी थिएटर जानते थे, लेकिन वो थोड़ा रूडिमेंट्री फॉर्म में या बहुत ही एक अनडेवलप्ड फॉर्म के अंदर जो था रोम के अंदर थिएटर को किया जा रहा था। और जब उनका ग्रीक्स के साथ इंटरेक्शन हुआ ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो फिर जो है वो एक डेवलपमेंट आई उनके थिएटर के अंदर। और तकरीबन 3री सदी कबल मसीह के आते आते तक जो है वो एक हेलेनाइजेशन का पीरियड शुरू हुआ रोमन थिएटर का। और हेलेनाइजेशन से मुराद बेसिकली ग्रीक सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है या जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया। इसका ये मतलब है हेलेनाइजेशन वर्ड का। और हेलेनिक पीरियड एक ग्रीक पीरियड के अंदर या ग्रीक दौर के ग्रीक हिस्ट्री के अंदर एक पीरियड है जिसको हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं, या एक कल्चर है जिसको इस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसका इम्पैक्ट जब रोमन थिएटर के ऊपर आया तो सही मानों में जो है वो रोमन थिएटर डेवलप होना शुरू हुआ था। और उसके बाद जो है वो हर किस्म की आर्ट फॉर्म तकरीबन जो मॉडर्न डे में हमें नज़र आती है, जिसके अंदर रोड थिएटर, डांसेस, म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस, माइम्स, सब कुछ जो है वो रोमन दौर के अंदर किया जा रहा था। और अगर हम रोमन हिस्ट्री को ही थिएटर के हवाले से जो है वो मज़ीद डिस्कस करें तो इसके अंदर जो है 2 मेजर नाम सामने आते हैं हमारे, जो कि मेन एक तरह से आप समझ लीजिए शाखें हैं रोमन थिएटर की, उनको लीड करते हुए हमें नज़र आते हैं। और रोमन थिएट्रिकल हिस्ट्री के जो ये 2 बड़े नाम हैं, इसके अंदर आते हैं नेवियस और एंड्रोनिकस। और इन दोनों की जो है वो स्पेशलाइजेशन एक तरीके से इस तरह हुई कि नेवियस जो थे वो कॉमेडी के लिए ज़्यादा मशहूर हुए और एंड्रोनिकस जो है वो ज़्यादा मशहूर हुए सीरियस या ट्रेजेडी के प्लेस के लिए। हालांकि दोनों राइटर्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे इन्होंने दोनों कैटेगरीज़ के प्ले लिखे थे, दोनों जॉनरास के अंदर इन दोनों ने लिखा। लेकिन करते करते जो है इन दोनों की जो पहचान है वो स्पेसिफ़िकली एक की कॉमेडी के साथ और एक की सीरियस या ट्रैजिक थिएटर के साथ हुई। और आने वाले वक्तों के अंदर, आने वाली सदियों के अंदर जो है इनके जो स्टूडेंट्स थे फिर उन्होंने इन्हीं चीज़ों के अंदर जो है वो स्पेशलाइज़ किया। जैसे नेवियस के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉमेडी के अंदर स्पेशलाइज़ किया, और जो दूसरे ग्रुप वाले थे उन्होंने स्पेशलाइज़ किया ट्रैजिक थिएटर के अंदर। तो इस तरीके से रोमन थिएटर के अंदर भी वही 2 शाखें जो ग्रीक थिएटर के अंदर हमें नज़र आई थी वही रोमन थिएटर के अंदर भी अडॉप्ट हुई। और यहाँ से ही जो है वो थिएटर एज एन आर्ट फॉर्म पूरी दुनिया के अंदर फैलना शुरू होता है, क्योंकि ग्रीक्स का जो एक तरह से आप समझ लीजिए थिएटर का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और सेंटर्ड था, लेकिन रोमन्स के ज़माने में ये ट्रूली जो है वो एक ग्लोबल स्केल के ऊपर फैलना शुरू हुआ जब रोमन एम्पायर फैलना शुरू हुआ पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए हमें एंशिएंट दौर के थिएटर्स जो हैं वो टर्की के अंदर भी नज़र आते हैं, सीरिया या लेवांट रीजन के अंदर भी नज़र आते हैं। और इसी तरह जो है वो पूरी जो भी जहाँ भी रोमन प्रेजेंस थी वहाँ पे हमें थिएटर्स जो है वो नज़र आते हैं। और थिएटर्स का डिज़ाइन भी जो है जिस तरीके से आपने अगर कभी ओपन एयर थिएटर देखे हों कि बीच में एक गोलाई में जगह होती है और उसके इर्द गिर्द ऊपर जो है वो सीढ़ियाँ जा रही होती हैं, ये कॉमन डिज़ाइन ग्रीक थिएटर से आ रहा है। लेकिन रोमन दौर के अंदर जो है इसको प्रॉपर उन्होंने जो है वो एक्सपैंड करके बड़े बड़े थिएटर्स बनाना शुरू किया। और हमारा जो मॉडर्न डे जो स्टेडियम डिज़ाइन है, जिस तरह बहुत सारे स्टेडियम्स बनाए जाते हैं, ख़ासतौर पे क्रिकेट के स्टेडियम्स अगर आपने देखे हो तो वो भी तकरीबन सेम स्कीम को ही फॉलो करते हैं। और जिस रूट से हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम्स का डिज़ाइन निकल रहा है वो है रोम के अंदर एक बहुत ही मशहूर जगह, बहुत ही मशहूर स्ट्रक्चर जिसे कॉलोजियम कहते हैं। और कॉलोजियम जो है वो अपनी इंस्पिरेशन लेता है थिएट्रिकल सेटअप से या थिएट्रिकल जो एक अरीना होता है उससे। तो इस तरह से जो है थिएटर का इम्पैक्ट न सिर्फ थिएटर की आर्ट फॉर्म पे आ रहा है या दीगर फ़नून लतीफ़ा की आर्ट फॉर्म्स पे आ रहा है, इसी तरह थिएटर का इम्पैक्ट जो है वो दीगर लाइफ फील्ड्स जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ है। और ये रोमन दौर के अंदर ही जो है वो होना शुरू हुआ था कि थिएटर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद हम थिएटर की हिस्ट्री पे अपनी बात को जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा फोकस वो शिफ्ट हो जाएगा इस रीजन के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के रीजन के अंदर थिएटर की डेवलपमेंट के ऊपर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ब्रेक से वापस आने के बाद हम अपना जो है सफ़र वो जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे थिएटर की एवोल्यूशन के बारे में, थिएटर के आगाज़ के बारे में, थिएटर एज एन आर्ट फॉर्म किस तरीके से डेवलप हुई, कहाँ पे डेवलप हुई और कौन से रीजन्स
जो थे इसके हॉटस्पॉट थे जहाँ पे अर्ली एक्टिविटी जो है वो थिएटर के दौर के अंदर हो रही थी। लेकिन ये वो हिस्ट्री है जो मेन स्ट्रीम और एक तरीके से आप समझ लीजिए वेस्टर्नाइज्ड वर्जन भी है थिएटर को लेके, और एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है कि थिएटर की एवोल्यूशन कैसे हुई। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक ईस्टर्न पर्सपेक्टिव की और एक सब कॉन्टिनेंटल पर्सपेक्टिव की, कि इस रीजन में जो है वो थिएटर की डेवलपमेंट कैसे हुई, किस टाइम पीरियड के अंदर हुई और किस तरीके से वो इंटरलिंक्ड है उस एवोल्यूशन के साथ जो कि ग्रीस के अंदर हो रही थी या रोम के अंदर हो रही थी, और या फिर जो है किस तरीके से ये मुख्तलिफ थी ग्रीक और रोमन थिएटर से। तो इस पोर्शन के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर थिएटर की डेवलपमेंट की बात कर लें और थिएटर की हिस्ट्री की बात कर लें, तो हमें जो है वो दो मुख्तलिफ थ्योरीज़ मिलती हैं यहाँ पर भी। जिस तरह बाकी दुनिया के अंदर भी थोड़ा सा जो है वो डिबेटेड है ओरिजिन थिएटर का, इस रीजन के अंदर वो ज़रा एक्स्ट्रा डिबेटेड है कि कहाँ से जो है वो इसका आगाज़ होता है। तो इसमें दो मेजर स्कूल्स हैं जो डेटिंग करते हैं इस जगह के थिएटर की, या जो इंडियन थिएटर आप उसे कह लीजिए या आप साउथ एशियन थिएटर कह लीजिए। तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको अगर एक थ्योरी से देखा जाए जिसको कहते हैं अर्ली डेटिंग थ्योरी, तो अर्ली डेटिंग थ्योरी के हिसाब से ये तकरीबन जाती है 15वीं सदी कब्ल अज़ मसीह के ऊपर, और अगर हम इसको लेट डेटिंग के ऊपर लेके आएँ तो ये तकरीबन आ जाती है दूसरी सदी कब्ल अज़ मसीह, या फिर उसके भी बाद आप समझ लीजिए दूसरी सदी जो CE है या मॉडर्न एरा है, या 200 AD वाली सेंचुरी जो है, या 100 AD ऑनवर्ड्स जो है, वहाँ पर ला के जो है वो टाइमलाइन रख दी जाती है लेट डेटिंग थ्योरी के अंदर। लेकिन अगर हम पहले से ब्रीफली थोड़ा सा टच अपॉन कर लें अर्ली डेटिंग थ्योरी को, तो उसके मुताबिक तकरीबन 1500 कब्ल अज़ मसीह के अंदर या उस टाइम के आसपास जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था, जो कि हिंदुज़म के अंदर या हिंदू ट्रेडिशंस के अंदर जो 4 वैदिक किताबें हैं या जो 4 वेद हैं एसेंशली, उनमें से जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसको जब लिखा जा रहा था या उसको कंपाइल किया जा रहा था जिस टाइम के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर ही जो है वो आगाज़ हो चुका था इस इलाके में थिएटर का। और जो लोग इस डेटिंग को या इस थ्योरी को पुश करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हमें ऋग्वेद के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डायलॉग्स मिलते हैं, या जिसके अंदर एक कैरेक्टर का मोनोलॉग भी है, 2 कैरेक्टर्स के डायलॉग्स भी हैं और 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स के डायलॉग्स भी हमें मिलते हैं। तो अगर हम उस थ्योरी को लेके चलें तो वो ऋग्वेद के अंदर से कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स निकाल कर देते हैं, और फिर ये कहा जाता है कि जी थिएटर का आगाज़ वहाँ से हो गया था। और कई जगह के ऊपर जो है वो रिलीजियस रिचुअल्स के साथ इसको अटैच किया जाता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे जो है वो ऐसी स्टोरीज़ भी हैं वेद के अंदर कि जो कि सेकुलर नेचर की हैं, रिलीजियस रिचुअल से रिलेटेड नहीं है। तो उनके अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के बीच में जो है वो डायलॉग लिखा गया है। तो वो लोग जो है इसकी इंस्पिरेशन यहाँ से ले रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लेट डेटिंग के ऊपर आ जाएं, जो कि एक ज़्यादा आप जैसे कह लीजिए ज़्यादा मेजॉरिटी जो है हिस्टोरियंस की जो थिएटर की तारीख के बारे में बात करते हैं लोग, तो वो इसी डेटिंग थ्योरी को जो है वो ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करते हैं। और इसके हवाले से जो तकरीबन सेकंड सेंचुरी BC या सेकंड सेंचुरी CE के बीच में जो है वो टाइमलाइन को रखा जाता है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थिएटर के हवाले से बताया जाता है वो है नाट्य शास्त्र। ये एक कंपेंडियम है, एक बुक है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड, जिसके अंदर मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स के बारे में जो है वो लिखा गया है कि ये आर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं, इनके क्या रूल्स होते हैं, इनके क्या रेगुलेशंस होते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए और कौन से टॉपिक्स हैं जो डिस्कस हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो थिएटर बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस हुआ है। लेकिन ये जो बुक है इसके ओरिजिन्स भी तकरीबन इन 400 साल के बीच में किसी भी टाइम पे जो है ये लिखी गई हो सकती है। तो वो लोग जो है इसको स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं। या अगर एक और थ्योरी को हम देखें तो वो पल्ली स्क्रॉल्स को, या जो पल्ली डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ बुद्धिज़्म से रिलेटेड, जो तकरीबन 3री या 4थी सदी कब्ल अज़ मसीह के अंदर लिखे गए थे, तो उनके अंदर से भी मेंशंस जो है वो ढूंढते हैं कि एक पुराने दौर का मेंशन है उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि जो उस ज़माने में लोग थिएटर कर रहे थे या जो उस ज़माने में थिएट्रिकल
आर्ट फॉर्म जो है वो अडॉप्ट हो रही थी या इन प्रैक्टिस थी, तो उस के बारे में बात की गई है उन स्क्रॉल्स के अंदर, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिन्हें पल्ली या पाली जो है वो डॉक्यूमेंट्स या आप किताबें कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी एक मेंशन आता है अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस। लेकिन अगर हम सेफ एस्टिमेट लगाएं तो तकरीबन 200 BCE और 200 CE के दरमियान ही इस खित्ते में जो है वो थिएटर का आगाज़ हमें मिलता है। और इस ज़माने में जो थिएटर हो रहा था इस रीजन में, उसको संस्कृत थिएटर कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये थिएटर संस्कृत लैंग्वेज के अंदर हो रहा था। इसके अंदर बहुत सारी और रीजनल लैंग्वेजेस या जो रीजनल वेरिएंट्स थे संस्कृत लैंग्वेज के, वो भी जो है इनकॉर्पोरेट हो चुके थे, जिन्हें कलेक्टिवली प्राकृत लैंग्वेजेस कहा जाता है। और इस किस्म के जो थिएटर का या इस किस्म के थिएटर की फॉर्म का जो गोल्डन पीरियड था वो तकरीबन 2री सदी ईस्वी से लेके 10वीं सदी ईस्वी के बीच में रहा है। और उसके अंदर भी तकरीबन 4वीं 5वीं सदी से लेके 7वीं और 8वीं सदी तक जो है वो पीक गोल्डन एरा जो है वो आप उसे कह सकते हैं। और इस दौर के अंदर बहुत से मुख्तलिफ जो फेमस राइटर्स थे, प्ले राइट्स थे इस फॉर्म के, वो सामने आए। जैसे कि कालिदास का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कालिदास 4वीं 5वीं सदी ईस्वी के अंदर जो है वो उनका दौर आता है और उन्होंने बहुत सारे मशहूर प्लेस लिखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ले रहे थे जो लोकल यहाँ पे हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि रामायण या महाभारत, तो उनके ऊपर बेस करके जो है उन्होंने अपनी स्टोरीज़ लिखी, अपने थिएट्रिकल प्लेस लिखे। उसके बाद भवभूति एक और नाम है संस्कृत थिएटर का बहुत मशहूर, जो कि तकरीबन 7वीं सदी ईस्वी के अंदर मंजर आम पे आए। उन्होंने भी बहुत सारे प्लेस लिखे और कालिदास की तरह उन्होंने भी जो है वो लोकल हिस्ट्री की जो स्टोरीज़ थी, लेजेंड्स थे, रामायण और महाभारत वगैरह, तो उनके ऊपर जो है अपनी काफ़ी सारे प्लेस को जो है, अपनी स्टोरीज़ को जो है वो बेस किया। और ये जो तकरीबन दौर है संस्कृत थिएटर का, ये इस वजह से यहाँ पे अशर इन हुआ था इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि ये वो पीरियड है जब इंडिया या जो ये सब कॉन्टिनेंट का रीजन है ये अपनी गोल्डन एज के अंदर था, जो कि गुप्ता एम्पायर के दौर के साथ कोरिलेट करता है। और इस टाइम के अंदर जो है यहाँ पे जंगें काफ़ी ज़्यादा कम थी, एक्सटर्नल जो अटैक्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थे इस पॉइंट के ऊपर, तो आर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा खुल कर और उभर कर सामने आई इस पीरियड के अंदर और बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की की। और ये सिलसिला तकरीबन 10वीं सदी ईस्वी और 11वीं सदी ईस्वी के पास जाके रुक गया, जब इस पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल अटैक्स होना शुरू हो गए थे। और बहुत से जो लोग हैं वो इस गोल्डन पीरियड के आगाज़ को एसोसिएट करते हैं सिकंदर आज़म की इस खित्ते के अंदर आमद के साथ। और उन लोगों के मुताबिक क्योंकि ये जो गोल्डन पीरियड है ये शुरू तकरीबन 2री सदी क़ब्ल मसीह के अंदर हुआ था, तो ये सिकंदर आज़म के इस खित्ते में आने के बाद और उनकी जो फ़ौजी हमले थे इस खित्ते में, उसके बाद का टाइम पीरियड है। तो बहुत से लोगों ने ये अज्यूम किया या ये थ्योरी पेश की है कि जो इस इलाके में थिएटर की डेवलपमेंट या थिएटर का आगाज़ हुआ है एज एन आर्ट फॉर्म, वो ग्रीक्स के आने के बाद ही हुआ है। जब ग्रीक फ़ौजें यहाँ पे आई थी तो उनसे लोकल लोगों ने फिर सीख लिया इस थिएटर की फॉर्म को और फिर उन्होंने आगे जो है वो ये थिएटर फॉर्म अपना ली और यहाँ पे लोकल थिएटर की एक फॉर्म जो है वो डेवलप होने लग गई। दूसरा जो ग्रो है वो ये थ्योरी पेश करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी जो है वो लोकल थिएटर या जो लोकल थिएटर की एक फॉर्म थी वो डेवलप होना शुरू हो चुकी थी, वो इन प्रोग्रेस थी और बहुत से लोग जो है वो लिख रहे थे। ये इस ग्रो के मुताबिक जो है वो तकरीबन आगाज़ पहले हो चुका था थिएटर का इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। और उनके मुताबिक ग्रीक थिएटर का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली रहा है इंडियन थिएटर के ऊपर भी, है जो साउथ एशियन थिएटर है उसके ऊपर भी, लेकिन वो इस तरीके से था कि उसने उसको इवॉल्व करने में मदद दी, ना कि ये कि उसका आगाज़ ही जो है वो यहाँ से हुआ। तो इस ग्रुप के मुताबिक जो है ग्रीक थिएटर ने हेल्प किया है इंडियन थिएटर को या जो साउथ एशियन थिएटर है उसको डेवलप होने में या उसको इवॉल्व होने में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ इस रीजन में जो थिएटर का आगाज़ है वो ही ग्रीक थिएटर की मरहून मिन्नत है, बल्कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ के लोकल थिएटर का वो इससे बहुत पहले शुरू हो चुका था। और 10वीं सदी ईस्वी के बाद तकरीबन जब जो गोल्डन पीरियड था संस्कृत थिएटर का,
उसका जब इख्तिताम हो गया तो अगले आने वाले कई 100 साल तक जो है ये लोकल थिएटर की जो आर्ट फॉर्म थी ये थोड़ी सी ज़रा खो गई और इन द बैकग्राउंड चली गई, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के टाइम के ऊपर और उसके बाद जो मुख्तलिफ दिल्ली सल्तनत के अंदर जो मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ आती रहीं उनके नज़दीक इस आर्ट फॉर्म की कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रही थी। पहले ये स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हुआ करता था, बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर फंडिंग भी मिलती थी आर्टिस्ट को, और बाकायदा एक पूरा इकोसिस्टम था जिसके अंदर ये आर्टिस्ट कई सदियों से काम कर रहे थे। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आते आते जो है अब स्टेट पेट्रनेज जो है वो थोड़ी सी हट गई थी। लेकिन लोकल थिएटर ने और लोकल थिएटर की आर्ट फॉर्म ने एक जो कमबैक किया वो किया तकरीबन 15वीं सदी के आसपास, और ये तकरीबन टाइम पीरियड जो है वो मुग़लों के आने से थोड़ा पहले का है। और मुग़लों के आने के बाद जो है वो स्पेशली लाइक ये चलती रही चीज़, लेकिन उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में ये पहले थी, बल्कि अब ये गाँव और छोटे शहरों देहातों के अंदर एक फोक रंग के साथ जो है वो सामने आने लगा ये थिएटर। और जो फोक थिएटर की मुख्तलिफ इकसाम हमारे सामने आज भी मौजूद हैं कई, जिसमें डांसेस भी आ जाते हैं, जिसमें स्टोरी टेलिंग की मुख्तलिफ फॉर्म्स आ जाती हैं। तो वो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली डेवलप होना शुरू हो गई थी, और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज्ड वर्जन जो है वो इस थिएटर का वो सामने आना शुरू हो जाता है। अब अगर हम बात कर लें जो मॉडर्न थिएटर की फॉर्म हम देखते हैं आजकल की दुनिया के अंदर या आजकल के पाकिस्तान के अंदर, उसका आगाज़ कब होता है, या इन स्पेसिफ़िक जो उर्दू थिएटर है उसका आगाज़ किस टाइम के ऊपर होता है, तो वो हमें जाना पड़ेगा सन 1855 के आसपास, 1853-1855 इस टाइम पीरियड के अंदर। और हमें जाना पड़ेगा अवध के अंदर। अवध उस ज़माने में एक रियासत हुआ करती थी हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह, और वो आर्ट्स के जो है वो काफ़ी बड़े पेटर्न थे, और उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर किया मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स को। तो उस ज़माने में आगा हसन अमानत ने जो है एक प्ले लिखा जिसका नाम था इंद्र सभा। और इंद्र सभा जो है वो बेसिकली एक प्ले था जिसके अंदर ये स्टोरी थी कि जी इंद्र के दरबार में, इंद्र एक वैदिक दौर के या वैदिक पीरियड के या वैदिक ट्रेडिशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटी हैं। तो उनके दरबार की एक स्टोरी थी जो कि थोड़ी ड्रामेटाइज की गई थी और थोड़ी थिएट्रिकल और फिक्शनलाइज की गई थी। तो उस फॉर्म में जो है वो प्ले बनाया गया, और उसकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वाजिद अली शाह ने ख़ुद भी की थी, और वो बड़ा मशहूर हुआ प्ले। इस प्ले के बारे में कहा यह जाता है कि ये थोड़ा सा यूरोपियन टच जो है, जो वेस्टर्न थिएटर का एक तरीके से एक स्टाइल था, वो इनकॉर्पोरेट किया गया इस स्टोरी के अंदर। और यहाँ से ही जो है वो मॉडर्न स्टोरी की जो फॉर्म है थिएटर की, उर्दू थिएटर की, उसने जन्म लिया, और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ प्ले। और फिर इसी के बाद जो है वो एक नई वेव शुरू हुई यहाँ के लोकल थिएटर की। अगला मेजर ब्रेक थ्रू जो उर्दू थिएटर की है, जो एक मॉडर्न वेव ऑफ थिएटर था इस रीजन के अंदर, वो अगला ब्रेक थ्रू आता है 1920s के अंदर। और एक इंतहाई मशहूर प्ले जिसका नाम, आपने अगर प्ले का नाम नहीं सुना होगा तो प्ले के ऊपर बनी हुई बेतहाशा मूवीज़ में से या तो आपने कोई मूवी देखी होगी या उसका सुना ज़रूर होगा। और ये बुक थी अनारकली, और ये एक स्टेज ड्रामा था जो सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा था, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब का, स्पेसिफिकली इस ड्रामे को लेकर ही। और इसी ड्रामे के ऊपर बेस करके बहुत सी फ़िल्में जो हैं वो बनाई गई हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी एक फ़िल्म बनी है अनारकली, और बॉलीवुड की एक और बहुत ही मशहूर ज़माना फ़िल्म मुग़ल आज़म, वो भी इसी ड्रामा के ऊपर जो है, इसी स्क्रीन प्ले के ऊपर, एसेंशली स्क्रीन प्ले तो नहीं, आप इसे समझ लीजिए कि एक जो स्क्रिप्ट होता है उसके ऊपर बेस्ड थी वो फ़िल्म। और उसी के ऊपर जो है वो बेस करके उसका स्क्रीन प्ले लिखा गया था जो मुग़ल आज़म के राइटर्स ने एट द एंड लिखा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसे आप समझ लीजिए एक ड्रामा था। इसके अलावा आगा हशर के जो प्लेस थे या जो उनके ड्रामे लिखे जा रहे थे लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी, तो ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेज़ लिखे और जो कि थिएटर्स में बाद में परफॉर्म भी किए गए। तो इस लिहाज से ये एक गोल्डन पीरियड था उर्दू थिएटर के लिए या उर्दू ड्रामे के लिए।
और इसके बाद जो है वो पार्टीशन आती है, और पार्टीशन के बाद जो है कई सालों तक जो है वो एक बहुत ही नपे तुले और बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स के ऊपर जो है वो प्लेस बनते रहे, जिसके अंदर ज़्यादातर जो है वो पार्टीशन से रिलेटेड थीम्स ही थी, या कुछ और इसी तरह के कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टॉपिक्स थे जिनके ऊपर प्लेस लिखे जा रहे थे। लेकिन लेट 50s के आते आते या अर्ली 60s के आते आते पाकिस्तानी स्टेज ड्रामे का या पाकिस्तानी स्टेज ड्रामे के जो एक सफ़र था उसके अंदर गोल्डन एरा आता है। ये वो एरा भी है जिसके अंदर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का भी गोल्डन पीरियड चल रहा था। तो एक तरह 60s का जो दौर है वो पाकिस्तान की फ़नून लतीफ़ा के लिए या आर्ट्स के लिए एक गोल्डन पीरियड था, और उसी गोल्डन पीरियड के अंदर जो पाकिस्तानी थिएटर ने एक ग्रोथ देखी वो भी काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल थी। अब गोल्डन पीरियड के बारे में बात करने से पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि पोस्ट पार्टीशन पीरियड के अंदर उर्दू ड्रामा से रिलेटेड थे, और उनका नाम था सादत हसन मंटो। और मंटो की तहरीरें जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, पॉपुलर हुई, लेकिन उतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हुई, जिसकी वजह से सादत हसन मंटो की अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक कठिन और मुश्किल सर्कमस्टांसिस के अंदर गुजरी, और उनकी बहुत अर्ली डेथ की एक वजह जो है वो ये स्ट्रगल्स जो अवाम के साथ और जो कंट्रोवर्सीज़ उनकी स्टोरीज़ को लेके जो आ रही थी सामने, उनके प्लेस को लेके जो कंट्रोवर्सीज़ आ रही थी, उनको भी बताया जाता है कि उन्होंने उनके ऊपर एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डाला। और सादत हसन मंटो की कंट्रीब्यूशंस उर्दू अदब में या उर्दू ड्रामा की सेंस तक और पाकिस्तानी ड्रामा की सेंस तक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थिएटर के अंदर भी उनके प्लेस जो है वो अडेप्ट किए गए, उनके लिखे हुए अफसाने जो हैं और उनकी स्टोरीज़ जो हैं वो भी पहुंची थिएटर तक। लेकिन ये ऑब्वियसली 50s के अंदर थोड़ा कम था। बाद के आने वाले दौर में जो है उनके गुजर जाने के बाद जो है उनके प्लेस जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे मेन स्ट्रीम प्लेस की दुनिया में। 60s 70s के दौर के अंदर बड़े बड़े नाम उभरे पाकिस्तान से, जिनके अंदर ज़िया मोइनुद्दीन साहब का नाम थिएटर की दुनिया में, मोहम्मद कवी ख़ान साहब, इसके अलावा क़याम सरहदी साहब, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो थिएटर की दुनिया से निकल रहे थे 60s 70s 80s के दौर में। और उन्होंने अपनी फ़न के कमाल अहमद रिजवी साहब और ये सारे नाम जो है ये थिएटर के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने यहाँ से जो है अपने सफ़र का आगाज़ किया। और इस दौर के अंदर जो है वो पाकिस्तानी थिएटर सही मानों में मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो जॉनरास के ऊपर प्लेस भी बन रहे थे, देखे भी जा रहे थे, और हॉल्स फिल होते थे, कई कई हफ्तों के लिए जो है वो शोज़ किए जाते थे इस टाइम पर। लेकिन इस दौर के प्ले के ऊपर भी, थिएटर के ऊपर एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ये आता है कि काफ़ी इलीट सेंटर्ड जो था थिएटर था। आम लोग जो है, जो आम आवाम है वो नहीं जाती थी इन प्लेस को देखने। लेकिन फिर जो है ये गोल्डन पीरियड 1960s का अचानक अब्रप्टली एंड की तरफ आ गया, क्योंकि 1970s के अंदर जो है वो मुल्क के हालात ऑब्वियसली जो है वो बांग्लादेश वाले इशू को लेके भी और वैसे भी जो पॉलिटिकल टर्मोइल था उसके पस मंज़र के अंदर, उसके तनाज़ुर के अंदर जो है बहुत सारी पाबंदियाँ लग गई थिएटर के ऊपर, जिस तरह बाकी आर्ट फॉर्म्स के ऊपर भी लगना शुरू हो गई थी। और जब वो पाबंदियाँ हटी थिएटर के ऊपर से, तो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो एक पूरी डिसकंटिन्यूटी आ गई थिएटर की दुनिया में, और एक दूसरी किस्म का थिएटर जो कि जुगतबाजी के ऊपर बेस्ड था वो सामने आना शुरू हुआ। और इस दौर के कुछ बड़े बड़े स्टार्स जो है वो सामने आने लगे, जैसे कि अमानुल्लाह साहब का नाम जो है, ये आम आदमी का थिएटर करने वाले लोग थे, और इन्होंने जो है वो थिएटर को आम आदमी तक पहुंचा दिया। ये अक्सर लोग जो है वो इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे ये थिएटर जो है इस किस्म के थिएटर ने जो है वो थिएटर की मौत जो है वो कर दी। लेकिन ऐसा कहना गलत है, क्योंकि थिएटर कई किस्म का हो सकता है, उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है। लाजमी नहीं है कि कोई बहुत डीप टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हो, एंटरटेनमेंट वैल्यू भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों, उमर शरीफ, अमानुल्लाह, इन लोगों का जो काम है, या इवन मोइन अख्तर साहब का जो काम हुआ है मुख्तलिफ स्टेज प्लेस के ऊपर, उसको आप साइडलाइन नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते ये कह के कि ये तो जी बहुत ही एक सुपरफिशियल कॉमेडी किस्म का प्लेस है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस इन्होंने लैंडमार्क प्लेस किए हैं, और इन्हीं लोगों ने जो है वो थिएटर को एक ग्रास रूट्स लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो है वो पूरे मुल्क के अंदर फैलाया था। अब अगर हम बात कर लें थिएटर की जर्नी की थोड़ी सी आगे आकर, तो तकरीबन 90s वो दौर है, या 2000s आप वो दौर समझ लीजिए, जब पाकिस्तान के अंदर थिएटर भी पाकिस्तानी सिनेमा की तरह जो है वो डिग्रेडेशन की तरफ जाना शुरू हो गया, और तकरीबन जो है वो एक मेन स्ट्रीम
फैमिली एंटरटेनमेंट से जो है या एक मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट से एक बहुत ही नीश जो है ऑडियंस के पास चला गया। वल्गराइजेशन हो गई इस दौर में थिएटर की पाकिस्तान की, जिस तरह सिनेमा के अंदर हुई थी। फैमिलीज़ ने जाना छोड़ दिया, थिएटर सेफ़ नहीं रहे फैमिलीज़ के लिए, और एक तरीके से पेट्रनेज तो कभी थी नहीं पाकिस्तान के अंदर थिएटर की, सिवाय इसके कि 60s के अंदर एक इनिशिएटिव एक दो लिए गए थे, और फिर 2005 के अंदर कराची में नापा बनाया गया था, या फिर लाहौर के अंदर जो है वो आर्ट्स काउंसिल जो है वो मौजूद है। लेकिन इसके अलावा कोई मेजर इनिशिएटिव्स ऐसे जो है वो नहीं लिए गए थे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिग्रेडेशन बढ़ती गई थिएटर की, और जो प्ले था, जो स्टोरी थी थिएटर से वो निकल गई, सिर्फ जुगतें बाकी रह गई और कुछ केसेस में वल्गर डांसेस बाकी रह गए, और थिएटर भी बंद होना शुरू हो गए। जिस तरह सिनेमा बंद हो रहे थे उसी तरह थिएटर हॉल भी बंद होना शुरू हो गए। कुछ चंद एक जो हैं वहाँ पर और ही किस्म का थिएटर होने लग गया था। तो ये जो है एक जर्नी है पाकिस्तान के अंदर भी थिएटर की एवोल्यूशन की, कि किस तरीके से थिएटर पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ और किस तरीके से जो है वो बिल आखिर वो एक काफ़ी दर्दनाक अंजाम से थिएटर जो है वो दो चार हुआ। लेकिन इसके अंदर भी ये है कि रिसेंटली या पिछले कुछ सालों से एक दोबारा मूवमेंट आई है अच्छे थिएटर की, और इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सीरियस थिएटर भी हो रहा है एक दफ़ा दोबारा, और बहुत बड़े बड़े नाम जैसे कि अनवर मकसूद साहब जो है वो स्टेज प्लेस लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक इम्प्रूवमेंट, एक वापस रिसर्जेंस जो है वो नज़र तो आ रही है थिएटर के अंदर भी। लेकिन जो एक कमर्शियल लेवल पे थिएटर की सक्सेस थी उसको दोबारा अचीव करने के लिए एक काफ़ी लंबा अरसा दरकार होगा, और कुछ जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर एकेडमीज़ के अंदर थिएटर आर्टिस्ट को जो है वो तैयार करना होगा, और फिर उनकी जो है वो सरपरस्ती भी करनी होगी, उन्हें सपोर्ट भी देनी होगी, ताकि ये जो इंडस्ट्री एक ज़माने में मौजूद थी पूरे पाकिस्तान के अंदर थिएटर की, वो दोबारा से जो है वो मैसेस को जो है अपील कर सके और एक मैसिव लेवल के ऊपर स्केल कर सके। तो इसके लिए आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर हमने सफ़र किया हज़ारों साल की तारीख़ के अंदर से होते हुए, और हमने डिस्कवर किया कि थिएटर की क्या हिस्ट्री है, कहाँ पे ये शुरू हुआ था, कैसे इवॉल्व होता ये अपनी करंट शक्ल में हमारे पास पहुँचा पाकिस्तान के अंदर, या इस ख़त्ते के अंदर जो साउथ एशिया या सब कॉन्टिनेंट का ख़त्ता है, यहाँ पर कैसे थिएटर जो है वो डेवलप हुआ, उसकी क्या कुछ इब्तदाई अशकाल थी, और किस तरीके से वो मुख्तलिफ़ ज़मानों के अंदर से गुजरता हुआ आज की मॉडर्न और करंट फॉर्म के अंदर पहुँचा। कंटेम्प्रेरी थिएटर कब स्टार्ट हुआ इस रीजन में और कैसे इवॉल्व होता रहा, कौन से कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो इन्वॉल्व रहे हैं थिएटर की इस जर्नी के अंदर, और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन स्पेसिफिक थिएटर की दुनिया को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एपिसोड से, इस सफ़र से, इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा थिएटर को लेके। और अक्सर लोग इस तरीके से समझते हैं कि थिएटर कोई बहुत रिच आर्ट फॉर्म नहीं है, जैसे कि फ़िल्म हो गई या किताबें हो गई। लेकिन अगर हम गौर करें तो थिएटर एक तरीके से एक आर्टिस्ट, ख़ास तौर पे एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का एक तरीके से पिनकल होता है उसकी आर्ट फॉर्म के लिए। और थिएटर की दुनिया में लाइव रिएक्शन आपको अपनी ऑडियंस का मिल रहा होता है। आप अगर अच्छा करते हैं तो भी आपको उसी टाइम पता लग जाता है, अगर आप बुरा करते हैं तो भी आपको उसी टाइम ऑडियंस बता देती है कि उन्हें आपका फ़न जो है, आपकी अदाकारी जो है, या जो भी आप स्टेज के ऊपर कर रहे हैं वो उन्हें पसंद नहीं आया। तो इस तरीके से थिएटर को बहुत सारे जो ट्रू आर्टिस्ट हैं वो पिनकल समझते हैं अपनी आर्ट फॉर्म का। इसीलिए इसकी हिस्ट्री को भी हमने इतनी डिटेल से जानने की कोशिश की कि इसके बारे में जो अक्सर मिसकंसेप्शंस हैं थिएटर के बारे में कि ये बहुत ही रूडिमेंट्री फॉर्म है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे, उन कन्फ्यूजन्स को हम सॉल्व कर सकें। और फिल्म की तारीख़ जहाँ पे सिर्फ कुछ 100 साल पुरानी है, थिएटर की तारीख़ कई हज़ार साल पुरानी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के ज़रिए जो हमने इस एपिसोड में बयान की है उसके ज़रिए आपका पर्सपेक्टिव जो है वो एक थोड़ा सा चेंज होगा, या एक नए पर्सपेक्टिव से आप थिएटर को और थिएटर की आर्ट फॉर्म को देखेंगे। अगली बार हम हाज़िर होंगे किसी और मौजू के साथ, पाकिस्तानी तारीख़ या पाकिस्तानी सकाफ़त से मुंसलिक। और तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, खुदा ने के बाद।